कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद अनोखा स्वाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के न्यूज़ पर। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। 80 और 90 के दशक में जो लोग भारत के पिछड़े इलाकों से वाकिफ रहे हैं, उन्हें ईसाई मिशनरियों की चंगाई सभाएं बखूबी याद होंगी। असाध्य रोगों से मुक्ति और मदद के नाम पर दलितों, शोषितों, जनजातियों का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया गया। 2021 में जब भारत तरक्की की तेज रेस दौड़ रहा हो, ऐसे में उत्तर प्रदेश का कोई सीनियर नौकरशाह अगर मजहबी लबादा ओढ़कर धर्म का प्रचार करे, उस पर धार्मिक तकरीर करने का आरोप लगे, उस पर धर्मांतरण के भी आरोप लगे और उसकी संगत करने वाले लोग दूसरे मजहब को दीनहीन बताएं, उन्हें इससे क्या, आप इसे क्या कहेंगे? इसी पर आज मंथन धर्मांतरण की पाठशाला। किसी ने कहा कि जो धर्मांतरण है, ये जो धर्म परिवर्तन की चीज़ें बड़ी अभाव में होती हैं, बहुत अशिक्षा के कारण ऐसा होती है कि जहाँ शिक्षा नहीं होती वहाँ इस तरह की चीज़ें होती। अमूमन समाजशास्त्री यही बात कहते हैं और हम लोग भी आम तौर पर यही मानते हैं। लेकिन तमाम विद्वानों का ये मत है कि अमेरिका में जो 9/11 की घटना हुई, उसके पीछे प्लानिंग बेहद पढ़े लिखे लोगों की थी। बेहद पढ़े लिखे लोगों ने इतने बड़े आतंकवादी हमले का उन्होंने एक ताना बाना बुना और उन्हें मजहबी बनाया गया था। उन्हें मजहबी बनाकर इस कदर मोड़ दिया गया था कि वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, जहाज लेकर सीधे टावर में घुस गए और सब कुछ तहस नहस। ऐसी भयंकर और जबरदस्त घटना हमने दुनिया ने नहीं देखी है। ये बात हम आपको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी अफगानिस्तान में देखा किस तरीके से कट्टरवाद जो है वो किस तरह सर चढ़कर बोलता है। लगातार यूपी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में अफगानिस्तान का उदाहरण इन दिनों अपनी चुनावी सभाओं में कह रहे हैं। चुनावी सभाएं ही हम कहेंगे, क्योंकि अब वो जो उद्घाटन और लोकार्पण जो कर रहे हैं ना, उसमें बिल्कुल चुनावी टच उन्होंने दे दिया है। अक्सर वो तालिबान का उदाहरण देते हैं कि भाई तालिबान ने जो हस्र अफगानियों का किया है ना, अगर आप टूटे फूटे और इधर उधर जातियों में बटे तो वही हस्र होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक सीनियर IAS कमिश्नर जो रह चुका हो, इस समय एक UPSRTC यानी उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन जो सड़क परिवहन निगम है, उसका कर्ता धर्ता, उसका मुखिया, वो ऐसा करे। और ये कोई अभी का वीडियो नहीं है, ये महोदय इफ्तिखारुद्दीन साहब कानपुर के जब कमिश्नर थे तब का ये वीडियो बताया जा रहा है, जो इस समय लगातार 2 दिनों से सोशल मीडिया पर बिल्कुल है। और इसकी वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में हलचल है, उथल पुथल सी मची हुई है। हालत तो ये है कि कोई भी ब्यूरोक्रेट कुछ भी इस पर बोलने को तैयार नहीं है। बहुत सारे मुस्लिम ब्यूरोक्रेट से हमने संपर्क किया, या जो पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं, पूर्व नौकरशाह हैं, उनसे भी हमने संपर्क किया, लेकिन सब हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया इस पर नहीं बोलना है। अरे भाई क्यों नहीं बोलना? आपके ही बीच का अगर जरा सा कोई सरकार आंखें तरेड़ती है तो सब एक होकर IAS और PCS एसोसिएशन है, तमाम IPS एसोसिएशन हैं, IAS एसोसिएशन हैं, जाके तुरंत हल्ला काट देते हैं कि भाई ये तो पूरे काडर का अपमान है। अब इसमें क्यों नहीं बोलती बंद हो गई सबकी? इसमें क्यों आवाज़ नहीं निकल रही काडर की? क्यों नहीं अब तक उत्तर प्रदेश के जो IAS अफसर हैं उनका बयान क्यों नहीं आया, जो एसोसिएशन के कर्ता धर्ता हैं? और जो देश की IAS एसोसिएशन है उसका भी अब तक बयान आ जाना चाहिए कि भाई ऐसे लोग कौन से लोग हैं, ये कौन सी इनको शिक्षा दी जाती है, कैसे इनको पढ़ाया लिखाया जाता है। मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोग हैं, कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोग ऐसी संकीर्ण सोच के नहीं होते हैं। ये जो मामला उठाया है वो मठ मंदिर समिति के कर्ता धर्ता है भूपेश अवस्थी, उत्तर प्रदेश के जाने माने श्रमिक नेता, भारतीय जनता पार्टी श्रम प्रकोष्ठ के संयोजक अभी हाल में बने हैं और मठ मंदिर समिति भी वो चलाते हैं। उनकी शिकायत पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे संज्ञान में लिया है। पहले ये पूरे 2 दिनों से मसला ये चल रहा है।
उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने संज्ञान में लिया, एक एसआईटी बनाई गई है जिसमें सीनियर आईपीएस अफसर, एडीजी रैंक के आईपीएस अफसर और तमाम जो अधिकारी हैं उनको इस एसआईटी में किया गया है। कानपुर के कमिश्नर भी असीम अरुण भी इस तरह की जांच करा रहे हैं। भूपेश अवस्थी, ये वो सारा कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा मटेरियल है, वो बातें आपको हम दिखाएंगे। ये इफ्तिखारुद्दीन साहब का थोड़ा इतिहास आपको बता दें कि ये कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश का एक जनपद कानपुर देहात है, वहाँ ये डीएम जब हुए तो वहाँ भी इनकी गतिविधियाँ कुछ इस तरीके की थी। उस दौर में भी आरोप लगते थे कि केवल ये मुसलमानों का काम करते हैं, लेकिन तब बात आई गई, किसी ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि इफ्तिखारुद्दीन साहब बेहद सख्त अधिकारी माने जाते रहे। अब सख्ती, ये भी लोग आरोप लगाते हैं कि एक वर्ग विशेष के प्रति नरमी और एक वर्ग विशेष के प्रति सख्ती, ये भी बातें। जब ये वीडियो सामने आया तो कानपुर में चूंकि 2 बार उनकी तैनाती रही, तो कानपुर जो उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी, वहाँ तरह तरह की चर्चाएं हैं। अभी कहीं न कहीं हैं, इनका कोई प्रमाण हमारे पास अभी नहीं है, वीडियो तो प्रमाणिक है, इसको आप देख लीजिए किस तरीके से इफ्तिखारुद्दीन साहब भी छाती ठोक कर कह रहे हैं, छाती ठोक कर आवाज आ रही, ऐसे ऐसे कह रहे हैं, जो बात करें पूरी दमखम के साथ कह रहे हैं। क्या किसी व्यक्ति को धार्मिक प्रचार करने का ये अधिकार है? अपने घर में एक संगत बुलाकर, एक मजलिस टाइप की बुलाकर क्या ये करने का अधिकार है? मैं नहीं जानता, मैं कोई आईएएस अफसर नहीं हूँ, मुझे कोई जो आईएएस का जो कोड कंडक्ट होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा का, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है, लेकिन तमाम तरीके की मैंने देखा कि हमारे मीडिया के साथियों ने तमाम तरीके की धाराएं उपधाराएं गिना दी कि भाई इसमें ये है, इसमें मिसकंडक्ट है, इसमें ये है। तो अभी तक मुझे लगता है कि मेरे साथी बताएंगे बेहतर, लेकिन अभी तक जब मैं ये मंथन लेकर आ रहा था तब तक उनके निलंबन की कोई खबर नहीं हमारे पास, वो निलंबित नहीं हुए अब तक, और जांच शुरू हो गई। भाई इतने बड़े अधिकारी की जांच कानपुर के कमिश्नर एक सीओ या एक एसपी स्तर के अधिकारी से करवा रहे थे, असीम अरुण साहब। अब एसआईटी बनी है, दोपहर बाद एसआईटी बनी है, तो इस तरह की चीजें देखने को मिली। लेकिन ये अगर आप इसको गंभीरता से सोचें तो ये किस ओर जा रही, ब्यूरोक्रेसी किस ओर जा रही, समाज किस ओर जा रहा है, जिन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी वो खुद ही जा रहे हैं। शिकायतकर्ता भूपेश अवस्थी की शिकायत क्या है, जरा उसे सुनिए। अपने आवास पर कुछ हिंदू और सनातन धर्म के विपरीत अपनी बात कह रहा है, अनर्गल टिप्पणी कर रहा है, और उसके साथ ही साथ वो इस्लाम के बारे में लोगों को धर्म परिवर्तन करने और धर्मांतरण की बात कर रहा है। उसको गहराई से देखने पर पता चला कि वो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर इफ्तिखारुद्दीन जो कानपुर में मंडलायुक्त थे और विभिन्न पदों पर, प्रशासनिक पदों पर रह चुके हैं, उद्योग निदेशक भी थे वो, उनके द्वारा ये वीडियो बनाया गया है, उनका वीडियो है वो। और किसी आईएएस अधिकारी को इस तरह से राजकीय आचरण के विपरीत इस तरह का कार्य करना, ये राजकीय आचरण के विपरीत है, और ऐसे कार्य करने वाले अधिकारी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकता है। मेरे संज्ञान में आते ही हमने माननीय मुख्यमंत्री को उस संबंध में पत्र लिखा। भूपेश अवस्थी की शिकायत पर यह एसआईटी बनी है और इस पर जांच हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे संज्ञान में लिया है, ऐसी हमारे पास खबरें आई हैं। अब अगर देखेंगे तो ये वो चिट्ठी है मुख्यमंत्री को जो भूपेश अवस्थी ने लिखी, और ये चंगाई सभा है, जैसे जिस चंगाई सभा की बात हम कर रहे थे। आपके इस तरफ आप देखेंगे तो ये जो है ना, ये चंगाई सभा, एक तरफ शिकायत करता है भूपेश अवस्थी, इस तरफ भूपेश अवस्थी आपको दिख रहे हैं, और इस तरफ आप देखेंगे तो ये चंगाई सभा है। तो ये घर के अंदर उनके बंगले का ये वीडियो बताया जा रहा है, जो 6 बंगलिया कानपुर की एक जगह है जो कमिश्नर आवास है, वहाँ का ये मसला बताया जा रहा है। अब उन्हीं के जो संगत में एक ऐसा व्यक्ति है, वो एक अजब गजब कहानी सुनाता है। जब वो इस्लाम की महिमा बताते हैं और कहते हैं कि भाई पूरी दुनिया में इस्लाम का राज कायम करना है। मैं बहुत इस्लाम के बारे में बहुत गहराई से तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जो मोटे मोटे तौर पर मैं जानता हूँ कि इस्लाम भी अन्य धर्मों की तरह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी के कल्याण की बात करता है। ऐसा मैंने सुन रखा है विद्वानों से। तो इफ्तिखारुद्दीन साहब के यहाँ जो व्यक्ति 4-6 लोग जो टोपी लगाए हुए बैठे हैं और वो खुद भी मजहबी लवादे में हैं, वो कह रहे हैं। एक व्यक्ति कहता है कि भाई, एक बाहर के किसी व्यक्ति का हवाला वो देता है कि भाई वो व्यक्ति हिंदू से इस्लाम उसने क्यों कबूल किया। वो एक ऐसी घटना का हवाला देते हैं कि उसकी बहन का निधन हो जाता है, वो चिता में जलती है, जलने से उसके कपड़े हट जाते हैं, वो निर्वस्त्र हो जाती है,
उनको लगता है कि इस धर्म में तो मेरी बहन आज निर्वस्त्र दिख रही, कल मेरी बेटी मरेगी तो निर्वस्त्र। इस तरीके की कहानी कपोल कल्पित है या सत्य है भाई वो सुनाने वाले जाने, लेकिन मुझे कपोल कल्पित थोड़ा सा ज़्यादा लग रही है इसमें। तो ऐसी इस तरह की कहानियाँ सुनाइए ना, उसके बाद इफ्तिखारुद्दीन साहब कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता भाई, ये मैंने नहीं किया। अरे भाई आपकी अगुवाई में हुआ है, ये आपके बंगले में हुआ। भाई ये जो उत्तर प्रदेश के एक रिपोर्ट आई थी कि उत्तर प्रदेश के आईएएस अफसर अपने आप को जिले सुबहानी से कम नहीं समझते। देश में सबसे अगर बेअंदाज अफसर हैं तो उत्तर प्रदेश में आईएएस अफसर हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। एक बहुत सीनियर आईएएस अफसर जो महिला आईएएस अफसर थी जो रिटायर हो गई, उन्होंने लिखा है उत्तर प्रदेश के आईएएस अफसरों के व्यवहार आचरण पर एक किताब कि ये लॉर्ड विलियम बिटिंग जैसा व्यवहार करते हैं। तो उस आईएएस अफसर के घर के अंदर उसके ड्राइंग रूम में क्या ऐसे कोई घुस जाएगा उसके बिना बुलाए हुए? ये इतने सारे लोग जो वहां पहुंच जाएंगे, कैसे पहुंच जाएंगे? बाकायदे धार्मिक लबादे में टोपी लगाए हुए बिल्कुल तकरीरें चल रही वहां पे। सब कुछ ठीक है, आप करिए ना, आप इस्तीफा दीजिए, आप धर्म का प्रचार करिए। फिर अगर आप धर्मांतरण की जद में आएंगे तो फिर मौलाना कलीम की तरह आप भी जल जाएंगे। ये कोई बात नहीं हुई। मुझे बहुत मतलब मैं बिल्कुल हतप्रभ हूं कि इस तरह की चीजें, कई इसमें रिएक्शन भी आए। चक्रपाणी महाराज को सुनिए। अपने आवास पर इफ्तिखारुद्दीन, आपने सरकारी आवास में जो आईएएस अधिकारी है कानपुर में, आप जरा देखिए कि किस तरह से मजहबी घूट पिलाने का काम कर रहा है वहाँ पे भोली भाली लोगों को। सरकारी आवास का इस्तेमाल इस्लाम स्वीकार करने की प्रेरणा दे रहा है, उसको धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहा है, उसको मजहबी बातें और मजहबी जहर जो है घोलने का काम कर रहा है। ये न सिर्फ सरकारी मिशनरियों का दुरुपयोग है, सरकारी मशीनरी को न सिर्फ दुरुपयोग है, बल्कि साथ ही ये देश के साथ गद्दारी है। ये कहीं ना कहीं अपनी संवैधानिक जो पद है उसकी मर्यादा को तार तार करने वाली बात है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज को आपने सुना। चक्रपाणी महाराज इस तरह के कई आक्रमण किया करते हैं, लेकिन ये बड़ा गंभीर मामला है। इसमें तो महाराज की बात कुछ मौजूद लग रही है। कानपुर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने इस मसले पर क्या कहा, वो भी जरा सुनिए आप। इनकी गतिविधियां प्रताड़ित करने वाली, और ये इस बात का दावा करते थे कि ये उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के बहुत खास हैं और इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लगातार हम लोग सड़कों पर इनसे संघर्ष करते थे, लेकिन ये बिल्कुल सुनते नहीं थे। और इस प्रकार का वीडियो आना निश्चित रूप से जांच के बाद सारे तथ्य सामने आ जाएंगे, लेकिन ये बड़ा खतरनाक और समाज को शर्मसार करने वाला है। ये हिंदू मुस्लिम को बांटने वाला है। और इस प्रकार का कृत्य अगर एक सीनियर आईएएस करे तो उन आईएएसों के लिए जो बहुत ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और जो नौजवान आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं उनके मनोबल को गिराने का भी ये। अरे मैथानी जी, आपकी महिमा गजब है भाई। आप इतने दिनों से विधायक हैं, आप संघर्ष कर रहे थे। ये बात माना कि अखिलेश यादव की सरकार में आप संघर्षशील नेता हैं, संघर्ष कर रहे थे। इसमें कहीं कोई बनावटी बात आप नहीं कर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे थे। आप संघर्ष के से उपजे नेता हैं और संघर्ष से ही विधायक बने, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ही की सरकार, आप भाजपा के विधायक हैं, आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं। अगर आपको इस तरीके का कोई इल्म था पहले से, तो आपकी ही सरकार है पिछले 5 सालों से। और यूपीएसआरटीसी यानी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के मुखिया के पद पर यह व्यक्ति बैठा हुआ है और आपने अब तक शिकायत नहीं की। क्यों बैठाया आपकी सरकार ने? जब जो व्यक्ति संदिग्ध था, ऐसे संदिग्ध लोगों की पोस्टिंग क्यों की आपकी सरकार ने और आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? अब वो बात ठीक नहीं जो गांवों में कहावत है कि सांप निकल गया लाठी पटको, तो अब लाठी पटक रहे हैं आप। कलवे जब्बार साहब धार्मिक धर्मगुरु हैं, आप सुनिए उनको, गंभीर व्यक्ति हैं। धर्म के प्रचार में तब तक धार्मिक प्रोग्राम, उसका प्रोग्राम हक है, वो कहीं रहेगा। वो सरकारी बगीने क्या वो किराए का मकान लेके जाएगा? वो जब सरकारी बगीने में रह रहा है तब तक धार्मिक प्रोग्राम तो नहीं तो करेगा। तो आप ये तो सबको मना कर दीजिए कि पूजा भी ना करे। अब सरकारी बगीने में पूजा भी नहीं होना चाहिए। तो लेकिन जब हमारे योगी जी जब गांव की पूरी जितनी जो है वो खिदमत कर रहे हैं गांव की, सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले वो गौ माता की खिदमत किया करते हैं।
तो ये भी तो धार्मिक है। इसको भी होना चाहिए। एसआईटी जांच बैठाल दी गई नहीं, गलत है बिल्कुल। एसआईटी जांच बिल्कुल गलत है। हर चीज़ में एसआईटी जांच नहीं बनना चाहिए। कोई ठोस अगर कोई बात हो तभी बैठना चाहिए। गजब है। हम कह रहे थे गंभीर आदमी हैं, ये तो अभी उसी धारा में बह गए। कल में जवाब साहब जलवाद साहब कह रहे हैं भाई योगी जी भी ऐसा करते हैं। अरे योगी जी आईएएस अफसर नहीं, जलवाद साहब नेता हैं। योगी जी एलानिया भगवा चोला पहन के उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं। खुलेआम जो उनको कहना वो कहते हैं कि मुसलमानों का वोट हमें नहीं चाहिए, हम ईद नहीं मनाते। साफ तौर पर वो चोला नहीं ओढ़े हैं किसी सेकुलरिज्म का। और उन्होंने शपथ नहीं ली संविधान की आईएएस अफसर के रूप में, उन्होंने शपथ ली है मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक बात है। एक बात ये हो सकती है कि भाई योगी जी मुख्यमंत्री को शपथ ले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सभी के हितों की रक्षा करने का एक तरीके से उसका कर्तव्य है, ये बात ठीक है। लेकिन योगी जी आईएएस अफसर नहीं है। आईएएस अफसर तो बाकायदे एक व्यवस्था, एक अनुशासन है। ये तो दलील ठीक नहीं भाई। ये दलील, ये तर्क नहीं, ये कुतर्क है। ऐसे तो फिर अद्भुत हो जाएगा। फिर तो कोई घंटा बजाता हुआ अपना आएगा और बिल्कुल एक चालीसा पढ़ता हुआ कोई, और सारे अफसर फिर चालीसा पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी चोटी रखाकर घूमने ही लगे लोग। तो फिर हो गया। फिर तो दशा जो योगी जी करेंगे तालिबान वाली स्थिति होने वाली, उसमें फिर देर नहीं है। फिर चाहे ये पक्ष हो चाहे वो पक्ष हो, इस तरह की चीज़ों को अगर, अरे अभी अदालत ने फैजाबाद में एक पुलिस का दरोगा था, सिपाही था बल्कि, माफ कीजिएगा, दाढ़ी रखने पर उसने कहा कि भाई दाढ़ी रखना आपका संवैधानिक अधिकार नहीं है। हमने सवाल उठाया क्या चोटी रखना संवैधानिक अधिकार है? ठीक बात है। कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया कि भाई दाढ़ी संवैधानिक अधिकार आपका नहीं है। अगर अनुशासन इसमें आड़े आता तो आपको उठाना पड़ेगा। वो कहने भाई धार्मिक अगर आयोजन करना है तो बंगला कहाँ अलग से किराए पर लेगा? अरे भैया नमाज पढ़ो। हम भी अपने दफ्तर में जो हमारे साथी हैं, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे साथी जो हैं, हमारे साथ काम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऐसा घुले मिले हैं कि कहीं कोई मतलब ही नहीं। तो हम भी अपने दफ्तर में ये मौका रहता है हमारे साथियों को। हमारे जो मुसलमान भाई हैं, अगर नमाज का वक्त है तो वो उनको इजाज़त है नमाज पढ़ने की, वो जाएँ। वो हमारे दफ्तर में एक स्थान नियत है, वहाँ बैठ के नमाज पढ़ लेते हैं वो। तो हम ये हिंदुस्तान के लोग हैं, कौन किसको रोक रहा है? लेकिन अब दफ्तर में अगर हम तकरीर कर दें और हम अचानक यहाँ एक संत सम्मेलन करने लगे, ये तो भाई हो गया। फिर गजब स्थिति है। चलिए, उत्तर प्रदेश की सरकार, देखिए उसको निर्णय लेना है कि भाई इस तरह के अफसरों से उसको काम कराना है या नहीं कराना है। लेकिन ये मामला ठीक नहीं है, इससे माहौल खराब होगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्दी लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना, और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शहीद आजम भगत सिंह की आज जयंती है। उनके चरणों में बारंबार नमन, बहुत बहुत नमन। एक ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने एक
भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक ऐसी दिशा दे दी, एक ऐसी क्रांति की लौ जगा दी कि आज हम आज़ाद हैं। ये बहुत मतलब हमारी पीढ़ियां ऋणी रहेंगी भगत सिंह की। भगत सिंह को अपने अपने तरीके से लोग परिभाषित करते हैं। विचारों से माने तो भगत सिंह धुर वामपंथी थे, लेनिन उनके प्रिय विषय थे। बहुत सारे लोग, तमाम अलग अलग विचारधाराओं के लोग, जब भी उनको राष्ट्रवाद प्रूव करना होता है भगत सिंह का सहारा लेते हैं कि मैं राष्ट्रवादी हूं, भगत सिंह की फोटो अपनी फोटो के साथ में लगा लेते हैं। लेकिन पता है कि भगत सिंह के विचार क्या थे देश को लेकर? वो कहते थे कि पिस्तौल और बम से क्रांति नहीं मिलने वाली, और यही बात बापू कहते थे। अपने तरीके से अलग परिभाषित करने वाले लोगों को सिर्फ इतना बताया गया है कि गांधी जी ने दस्तखत कर दिए, अगर वो फांसी टलवाना चाहते तो टाल देते। इतना बताया गया, ये कूट कूट कर भर दिया गया लोगों को। भगत सिंह के जीवन के वो पहलू बिल्कुल नहीं बताए गए जो उनकी विचारधारा थी, जिस विचारधारा की वजह से उस वक्त का युवा, भगत सिंह तो जेल जाते ही नहीं, बच ही जाते वो, लेकिन वो अपनी कुर्बानी उन्होंने दी एक लौ जगाने के लिए, युवाओं में क्रांति करने के लिए। उत्तर प्रदेश को यह सौभाग्य प्राप्त है भगत सिंह जी की मेजबानी करने का। उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर और कानपुर शहर का तिलक हाल, सबसे पहले इसी तिलक हाल में, कानपुर के इसी तिलक हाल में सबसे पहले भगत सिंह जी शहीद आजम, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद से मिले थे। सबसे पहले मुलाकात इन दोनों क्रांतिकारियों की तिलक हाल में हुई थी। और जो आप देखते हैं ना, भगत सिंह की एक आइकॉनिक तस्वीर, हैट लगाए हुए, ये देख रहे हैं आप इधर, हैट लगाए हुए जो उनकी आइकॉनिक तस्वीर है ना, वो इसी उत्तर प्रदेश के देन है, कानपुर के देन है। जब वो यहाँ चंद्रशेखर आजाद जी से मिलने के लिए आए तो अंग्रेजों को पता चल गया, अंग्रेज पुलिस लग गई भगत सिंह को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए। ये बात क्रांतिकारी दुर्गा भाभी को पता चली और उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया कि अंग्रेज देखते रह गए, भगत सिंह निकल गए कानपुर से। एक अंग्रेजों की हैट और पूरा जो आप वेशभूषा देखते हैं वो दुर्गा भाभी ने उन्हें ला कर दी और सुरक्षित कानपुर से निकाला। ऐसे क्रांतिकारी थे। आज भगत सिंह की जयंती के दिन कन्हैया कुमार, याद होगा आपको, जेएनयू छात्र संघ का वो नेता अध्यक्ष, जिस पर देशद्रोही नारेबाजी कराने का आरोप लगा, उनकी मौजूदगी में भारत के खिलाफ नारे लगे, ऐसे आरोप लगे, ऐसे मुकदमे लिखे गए। वो वामपंथ को छोड़कर कांग्रेस की मुख्य धारा में शामिल हो गए। आज वो तस्वीरें आप देख रहे होंगे, केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के संगठन महामंत्री, वो उनको कांग्रेस में शामिल कर रहे हैं। इसी तरीके से गुजरात के दलित नेता जिग्नेश मेवाड़ी उनकी बगल में नजर आ रहे हैं। उन्होंने, जिग्नेश मेवाड़ी अभी औपचारिक रूप से कांग्रेस के साथ नहीं आए हैं, लेकिन एक तरीके से कांग्रेस का हाथ उन्होंने पकड़ लिया। अगर कुल मिलाकर देखें तो बड़े दिनों से यह देखा जा रहा था कि कांग्रेस से युवा नेताओं का पलायन हो रहा, ड्रेन हो रहा था, आ नहीं रहे थे। ये एक बड़ी बात है कि कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी जैसे युवा नेता, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक पटेल जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं गुजरात के, वो भी मौजूद थे। कांग्रेस ज्वाइन करने पर कन्हैया कुमार ने क्या कहा, वो सुनिए। कि आज हम लोग जहां माल्यार्पण करने के लिए गए थे, शहीद पार्क, वो शहीद पार्क एक ऐतिहासिक पार्क है। वो हिस्सा है फिरोज शाह कोटला फोर्ट का, जहां पर चंद्रशेखर आजाद जी की अध्यक्षता में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की गुप्त मीटिंग हो रही थी। अंग्रेजों के ज़माने में क्रांतिकारी छुपकर मीटिंग किया करते थे। नौजवान तरुण भगत सिंह एक प्रपोजल लेकर के आए कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का नाम अब
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी होना चाहिए। यह ऐतिहासिक क्षण, वो ऐतिहासिक भूमि और हमारे युवाओं के आइकन शहीद आजम भगत सिंह को हम अपना नमन प्रस्तुत करते हैं। जिग्नेश मेवाड़ी और कन्हैया कुमार, ये दोनों नेता राहुल गांधी के साथ आईटीओ स्थित भगत सिंह की प्रतिमा पर सबसे पहले गए कांग्रेस मुख्यालय में सदस्यता लेने से पूर्व, और वहां भगत सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, माल्यार्पण किया। एक कहा जाता है भगत सिंह क्या है? भगत सिंह एक विचार हैं। भगत सिंह शहीद के रूप में हम उनको याद करते हैं, हमारे क्रांतिकारी, बहुत बड़े क्रांतिकारी, सबसे बड़े क्रांतिकारी, लेकिन एक विचार है भगत सिंह, जो व्यवस्था के खिलाफ, जो मनमानी के खिलाफ, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दी, यहां तक उत्सर्ग कर दिया, उन्होंने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, पराकाष्ठा है ये। तो कन्हैया कुमार ने वही संदेश आज दिया कि इस समय विचारों की अर्जेंसी है, जो विचारधारा की अर्जेंसी है। उन्होंने एक शब्द निकाला, इमरजेंसी से इमरजेंसी नहीं कहा, उन्होंने अर्जेंसी कहा कि विचारधारा की अर्जेंसी है। और एक बात उन्होंने और कही कि कांग्रेस एक जहाज है, अगर उसे बचा सकते हो तो बचा लो, नहीं तो छोटी छोटी कश्तियां डूब भी बचेंगे नहीं। यानी दूसरे दलों को भी संकेत दे दिया कि जो अलग अलग खिचड़ी पका रहे हो, ये पकाओ मत, एक साथ लड़ो। ये बातें पॉलिटिकल संदेश भी दिया गया। जिग्नेश मेवाड़ी ने कहा, बहुत जल्दी सुन लेते हैं। क्रॉस कंट्री हमने देखा है लाखों करोड़ों लोग जुड़ने वाले, दैट्स फॉर श्योर, और अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई के सवाल पे एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा। जिग्नेश मेवाड़ी ने सदस्यता नहीं ली, ये कहा जा रहा है कि कुछ तकनीकी वजह है। जिग्नेश मेवाड़ी ने खुद एक ट्वीट करके बताया कि तकनीकी वजह है, उनकी विधानसभा सदस्यता चूंकि निर्दलीय विधायक हैं वो, इस कुछ टेक्निकल मसला हो सकता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि गुजरात में एक भव्य समारोह में उनको शामिल कराया जाएगा, मतलब उनकी घोषणा तो एक तरीके से हो गई है, लेकिन जो औपचारिक ज्वाइनिंग होगी गुजरात में होगी और कांग्रेस के बड़े नेता वहाँ जाएंगे, ऐसा कहेंगे। कांग्रेस के लिए एक तरफ ये सुखद दिन, और दूसरी तरफ एक खबर आई दोपहर को कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इस्तीफों की झड़ी लग गई, ऐसा लगा कि पंजाब कांग्रेस में विद्रोह हो गया। कोषाध्यक्ष गुलजार इंदर चहल, कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह ने भी सिद्धू के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सुबह 10 बजे एक बैठक बुला ली है, कैबिनेट की बैठक। अब मसला ये है, तरह तरह की खबरें आई, ये कहा गया कि सिद्धू ने, जो नए डीजीपी हैं इकबाल सिंह सहोता, और जो नए महाधिवक्ता हैं देओल साहब, उनकी नियुक्ति को लेकर नाराज हो गए, गृह मंत्री की नियुक्ति को लेकर नाराज हो गए। तमाम तरीके की बातें आई। चन्नी से भी सवाल किया गया तो चन्नी ने कहा कि भाई अभी हमें पता ही नहीं है, लेकिन सिद्धू साहब अच्छे आदमी हैं, उनसे बात करेंगे। हल्के में निपटा दिया चन्नी ने सिद्धू साहब को। सिद्धू ने जो सोनिया गांधी को पत्र लिखा उसमें कहा कि भाई हम आत्मा मार के समझौते नहीं करते, हम दो टूक उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस के साथ बने रहेंगे, और यही बात उनके सारे साथी भी करेंगे, कांग्रेस के साथ बने रहेंगे। खैर, एक तरफ कांग्रेस को युवा नेताओं का साथ मिला, दूसरी तरफ पंजाब का बवाल बढ़ गया। सिद्धू भी चालाक नेता हैं। आज जहां भगत सिंह युवाओं का आइकॉन है, अगर देखें तो जो कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी अगर कांग्रेस के करीब आए भगत सिंह का नाम लेकर, और भगत सिंह के जो विचारों को लेकर वो कांग्रेस के करीब आए या कांग्रेस में शामिल हुए, दूसरी तरफ सिद्धू ने आज भगत सिंह के जन्मदिन के दिन ही वसूलों की बात कह के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। भगत सिंह पंजाब से ही आते थे। खैर, कांग्रेस का आंदोलनी मामला है, कांग्रेस मैनेज करती नहीं करती देखने वाली बात है, लेकिन मुझे लगता है कि सिद्धू को कांग्रेस मना लेगी, क्योंकि ऐसा लग रहा था, बहुत सारे लोग हमसे कह रहे थे आज कि सिद्धू लग रहा आम आदमी पार्टी का चेहरा होंगे मुख्यमंत्री का, लेकिन थोड़ी देर बाद एक खबर आ गई
आम आदमी पार्टी का बयान आ गया कि सिद्धू को दलित सीएम पच नहीं रहा। ये दलित सीएम का अपमान है। चलिए एक अपमान की और बात करते हैं चलते चलते, जो हमारा चलते चलते सेगमेंट है उसमें एक नारी अपमान की बात करते हैं। और इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं ना, जुबान ज़्यादा चल रही है उनकी। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। भोपाल के हुजूर विधानसभा से विधायक है रामेश्वर शर्मा, जोधाबाई, जिन्हें हम सम्मान की नज़रों से देखते हैं इतिहास में, उन पर बड़ा बेहुदा बयान दे डाला उन्होंने। जरा देखिए कैसे नहीं, गली मोहल्ले के लोफड़ जो कहते हैं ना, विधायक जी को अगर लगे उनमें हिम्मत हो ना तो हमारे खिलाफ मुकदमा करा दें या विधानसभा में तलब करें हमें, हम उनको जवाब देंगे। लेकिन बड़ा बेहुदा, बड़ा जो गली मोहल्ले साहब लोफड़ जैसे नहीं बातें करते, उस तरह की। जरा सुनिए। जोधाबाई से रिश्ता किसने किया? कोई आई लव यू नहीं था। जोधाबाई और अकबर में क्या था? सही सवाल था। लव था, मोहब्बत थी, कॉलेज में साथ पढ़े थे, कहीं मिले थे, कॉफी हाउस में, जिम में। जब लोग सत्ता के लोभी हो जाएं और सत्ता को चाहने के लिए बेटी को दांव पर लगा दे, ऐसे लुटेरों से भी सावधान रहो जो तुम्हारे हैं पर धर्म को धोखा दे सकते हैं। सुना आपने किस तरह की बातें कह रहे हैं? अरे भाई आपने किसको दांव पे लगा दिया? ये बातें क्यों याद आ रही? सपना क्यों आया आपको? कोई ना कोई राजनीति है ना, क्षत्रियों का कहीं विरोध होगा या कोई जातीय राजनीति आपकी होगी। ये अचानक जोधाबाई का सपना क्यों आने लगा आपको? इस पर क्षत्रिय समाज ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा के मध्य प्रदेश के संयोजक बाबी सिंह परिहार ने इस पर करारी चोट की है और सबक सिखाने की बात की। सुनिए। आप इतिहास को अगर जानते हैं तो उसकी जानकारी पूरी तरह आप ले लें। इतिहास राजपूतों की वजह से है, क्षत्रियों की वजह से है। और आप रानी जोधाबाई को किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कभी आपने सोचा है? हम राजपूत समाज अपने खून से इतिहास रचने वाले लोग हैं। बाबी सिंह परिहार कह रहे हैं कि हम लोग अपने खून से इतिहास रचने वाले लोग हैं। इन बातों में एक तरीके से चेतावनी भी है। चेतावनी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू ने भी दी। उन्होंने कहा विधायक माफी